Hello friends, welcome back to my YouTube channel. तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर मैं बात करूँ आपकी सिलेबस के थ्रू कि आपको कितना जानना है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो हम लोग ये है बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस। अगर आपके पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्रोटीन चैप्टर यूनिट 3 हमारा चल रहा था, उसमें लास्ट हमारा है यहाँ तक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी तक कार्बोहाइड्रेट लिपिड जितना भी टॉपिक है इसका सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, वो भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया हुआ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि ये सब पढ़ने के बाद अगर आप जैसे सीक्वेंस में दिया आपके सिलेबस में उस तरह से अगर आप पढ़ते तो आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होता है। आप खुद भी अगर पढ़िएगा समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ एक दूसरे से कॉन्सेप्ट जुड़े होते हैं। इसीलिए बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन आप जैसे ही सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा जो आपके सिलेबस में दिया है वो है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, और कब नॉर्मल सिचुएशन में कब इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस का एबनॉर्मल पैटर्न में कब यूज करते हैं। तो आज पूरा मैं यूनिवर्सिटी में कैसे आपको लिखना है वो नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। तो आप हो सके तो नोट्स बनाते जाइएगा, इससे एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। यह जो है एक लेबोरेटरी टेक्निक है, इसको लैब में परफॉर्म किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी, जैसे कि ये अगर मैं टेबल की बात करूँ तो आप टेबल पे परफॉर्म कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आप इसको लैब में परफॉर्म कीजिएगा। और ये जो है ना वो काम करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इसमें, जिसमें एनोड होते हैं, एनोड और यहाँ पे कैथोड। और एक बात और पता है आपको, इस फील्ड अभी तक तो आप बहुत पढ़ के आए होंगे, लेकिन इसको क्यों ऐसा नाम रखा गया है, क्योंकि देखिए एनायन, इसको एनोड क्यों नाम पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि ये एनोड है एक कैथोड है। तो एनोड दैट मीन्स हमें पता है कि, और ये प्रिंसिपल काम कैसे करता है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, मतलब अपोजिट, आपको पता है चार्ज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है। तो इसको एनायन बोलते हैं निगेटिव चार्ज को, और ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो फील्ड में इसको एनोड क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एनायन आके जुड़ेगा, इसीलिए इसको एनोड नाम पड़ा। इसमें आप कंफ्यूज होते होंगे, हम भी होते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि प्लस है फिर भी इसका एनोड क्यों नाम है, क्योंकि यहाँ पे एनायन अट्रैक्ट होगा। और इसको केटायन क्यों बोले, क्योंकि इस केटायन चार्ज प्लस आके यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। और यही इसका प्रिंसिपल आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है क्या, यह एक लेबोरेटरी टेक्निक है, जैसा कि मैं आपको बताई लैब में परफॉर्म किया जाता है। और क्यों, इसका क्या काम है, क्यों किसी चीज़ का कुछ काम होगा तभी तो लैब में परफॉर्म करते हैं। तो ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल को उसके साइज के बेसिस पे या फिर मोबिलिटी के बेसिस पे वो डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। लेकिन आपको प्रोटीन चैप्टर में पढ़ना है तो हम लोग मेनली देखेंगे किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। और प्रोटीन का ही एबनॉर्मल और नॉर्मल भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। एन इलेक्ट्रिक करंट इज यूज टू मूव मॉलिक्यूल थ्रू ए जेल एगारो पॉलीसेकेराइड। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड करंट जो है इस यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किस पे करेंगे, तो उसके लिए कुछ होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे कि कोई तार होता है, अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है तो उस तार में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए एक तार तो चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक जो है एक जगह से दूसरी जगह या फिर वहाँ पे फील्ड जनरेट हो पाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे यूज करते हैं जेल, या उसी को एगर पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, वह 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट है हमारा द मूव ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ जेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वही चीज़ इस, मतलब ये जेल जो एगर है जेल लिए, वो उसमें चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, तो पहले इसमें इलेक्ट्रिक जो है हमें फील्ड जनरेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी दे करके। ये इसका डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग के जो सिलेबस में था प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, 3 प्रिंसिपल देखेंगे मेनली। तो वही चीज़ है, बस मतलब ये काम कैसे करता है, इसका क्या प्रिंसिपल है। तो बस ये बात को आप ध्यान रखिएगा, आपको एज ए टीज याद रहेगा कि यहाँ पे अट्रैक्शन होता है और ओपी अपोजिट चार्ज का मतलब कैसे मूवमेंट होता है। तो वो प्लस जो कटायन है वो मतलब जो प्लस चार्ज है वो माइनस की ओर जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस की ओर जाएगा। तो चार्ज मैक्रोमोलिक्यूल आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड
टुवार्ड द पॉजिटिव और निगेटिव पोल बेस्ड ऑन देयर चार्ज। इसमें क्या हो बोल रहा है कि जो चार्ज है मैक्रोमोलिक्यूल वो जो प्लेस्ड होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो उसका कैसा उसका मतलब बिहेवियर है, कैसा उसका बेसिस है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो वो अलग अलग अपने पोल फील्ड में जाएंगे। फिर दूसरा क्या प्रिंसिपल है इसका, माइग्रेशन डिपेंड ऑन शेप साइज एंड चार्ज। क्योंकि मैं बता रही हूँ ये माइग्रेशन जैसे कि मूवमेंट होगा कि जा रहा है तो कैसे जाता है, तो इसका साइज क्या है, ये प्लस है फिर माइनस है, या फिर इसका शेप क्या है। अगर एग्जाम्पल आपको मैं इसके बाद जो क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी पढ़ाऊंगी उसमें एक LDH करके आपको आइसो एंजाइम मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका ये LDH एंजाइम है और इसका आइसो एंजाइम मतलब 5 फॉर्म होते हैं, जिसमें LDH जो है LDH5 का मोबिलिटी सबसे कम होता है, और एक जो है वो LDH1 होता है, वो सबसे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आगे भी आपको समझ में आने वाला है और आगे भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है मतलब यहाँ पे बस ये बोलना चाहता है कि उसका शेप क्या है, साइज क्या है और चार्ज कैसा है, इसी के बेसिस में इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका मूवमेंट होता है, यही इसका प्रिंसिपल है। न्यूक्लिक एसिड हैज अ निगेटिव चार्ज एंड अ माइग्रेट टू द एनोड। तो आपको समझा रहा है कि न्यूक्लिक एसिड जो DNA RNA में न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं वो जो है एक निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको समझाई ना, एनोड को ये एनोड है, A+ कैथोड है। तो न्यूक्लिक एसिड माइनस है, देखिए यहाँ पे ये एनोड है और ये कैथोड है, तो ये प्लस न्यूक्लिक एसिड क्या है, यहाँ पे बोल रहा है निगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की ओर जाएगा, अपोजिट अट्रैक्शन है एक, तो ये एनोड की तरफ जाएगा, तो वही बात बोल रहे हो, यही इसका प्रिंसिपल हुआ बस कि जो निगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और इसका कैसे ये किस बेसिस पे काम करता है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं शेप साइज और चार्ज के बेसिस पे। फिर क्योंकि आप प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो आपको देखना इलेक्ट्रोफोरेसिस हेल्पफुल, प्रोटीन के लिए कैसे हेल्पफुल है, क्या प्रोटीन के साथ करता है, प्रोटीन चैप्टर में ही आप पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है प्रोटीन को 5 ब्रॉड फ्रैक्शन में डिवाइड करता है। जैसे कि हम प्लाज्मा प्रोटीन जो पढ़ते हैं उसमें एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन, और फिर उसमें भी ग्लोब्यूलिन का आपको पता है कि उसका टाइप्स होता है अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 बीटा 2। तो वो कैसे, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस ही से ही पता चला कि ऐसा ऐसा मतलब प्लाज्मा प्रोटीन का पार्ट्स होता है। नहीं तो ऐसे हम देख के थोड़े ब्लड में बता सकते हैं कि प्लाज्मा है और इसके अंदर एल्बुमिन है और ग्लोब्यूलिन है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसे हेल्पफुल है प्रोटीन के लिए। तो 5 ब्रॉड में कौन कौन सा फ्रैक्शन था, तो एक एल्बुमिन था और फिर था अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन, अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन, बीटा 1 ग्लोब्यूलिन और बीटा 2 ग्लोब्यूलिन। ईच ऑफ द ग्लोब्यूलिन कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल प्रोटीन, मतलब प्रोटीन से ही, सेवरल प्रोटीन के मिक्सचर से ही बना है। प्रोटीन इन अ सॉल्यूशन और प्लाज्मा कैन बी सेपरेट फ्रॉम द अनदर बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस बिकॉज द चार्ज मॉलिक्यूल। बोलता है कि कैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस इस पर काम किया, कि इसको कैसे हम अलग किए, कि मतलब ये एल्बुमिन है ग्लोब्यूलिन है, तो ये जो है वो सेपरेट किया गया क्योंकि ये चार्ज मॉलिक्यूल है। उसमें क्या पाया जाता है, अगर एक प्रोटीन की मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर में शुरू से ही आपको बता रही हूँ कि ये इधर NH2 COOH और यहाँ पे H और यहाँ पे R। तो ये हमें पता है कि ये माइनस यहाँ पे जब आयनिक फॉर्म में लिखते हैं तो COO माइनस, और ये मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, इसीलिए बोलती हूँ कि पीछे वाला वीडियो देख लिया कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और ये है पॉजिटिव। तो अगर COO ज़्यादा पाया जाता है तो वो जो है वो एनोड यानी प्लस की तरफ जाएगा, और NH4 है तो वो जो है कैथोड यानी माइनस की तरफ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसी तरह से इसके अंदर क्योंकि इसमें चार्जेस है ना, ये एक एमिनो एसिड यानी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, तो ये इसमें चार्ज है, और ये क्योंकि इसमें चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको अलग किया जाता है। और उसका प्रिंसिपल क्या था कि वो चार्ज के बेसिस पे ही काम करता है। और जो चीज़ मैं समझाई वही चीज़ है कि कैसे, तो प्रोटीन कंटेंट चार्ज प्रेजेंस ऑफ एमिनो ग्रुप, वही जो स्ट्रक्चर समझाई NH2 था, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसमें पाया जाता है, इसीलिए जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में काम कर पाता है। वो चार्ज के बेसिस पे ही इसमें चार्ज पाए जाते हैं, तो ये उसमें काम करता है। द प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इफ प्रोटीन हैज अ मोर एमिनो ग्रुप विल बी मोर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ही मैं आपको समझाई वही चीज़ बोल रहा है कि अगर NH2 जो ग्रुप है, अगर आयनिक फॉर्म लिखे तो NH4 है, अगर ये ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव चार्ज है और कहाँ जाएगा, हमारा कैथोड की तरफ।
अगर कार्बोक्सिल ग्रुप रहता तो उसमें ज़्यादा माइनस चार्ज रहते तो वो अट्रैक्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो कहाँ जाता, कैथोड, ये एनोड है, प्लस जो है एनोड है, क्योंकि यहाँ पे एनायन आ रहा है, इसका कॉन्सेप्ट में समझा चुकी हूँ। तो ये इस तरफ जाएगा। अगर COOH रहता तो ये क्योंकि वो पॉजिटिव है तो वो जो है निगेटिव की तरफ आता, यानी कैथोड की तरफ आता। अब आप समझ चुके होंगे, बस इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो निगेटिव है तो पॉजिटिव यानी एनोड की तरफ आएगा, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो पॉजिटिव NH2 अगर आयनिक फॉर्म लिखे तो NH3 तो वो माइनस यानी कैथोड की तरफ आएगा। टाइप्स इसका अगर देखें तो एक कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, और एक जो है नेक्स्ट पीछे देखेंगे जो कि स्लैब इलेक्ट्रोफोरेसिस है। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी डिवाइड किया गया किसके बेसिस पे। अगर कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का बात किया जाए तो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एनालिटिकल टेक्निक है एक तरह का, जिसमें सेपरेट किया जाता है आयन को किसके बेसिस पे, तो इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी। इसमें यही ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस किस बेसिस पे वर्क करता है, तो उसमें मोबिलिटी क्या है चार्ज पार्टिकल का, कितना जल्दी वो जा सकता है, उसके बेसिस पे वो काम करता है। और इसमें अप्लाइड वोल्टेज रहता है, वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। नेक्स्ट है, इसका भी टाइप किया गया, इसमें है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल के थ्रू अगर जेल में वो इलेक्ट्रिक जो है करंट दिया जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। और पेपर, तो पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा और वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट देके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाएगा। अरे किस बेसिस पे काम किया, मोबिलिटी, कि कितना मोबिलिटी है, कौन आगे जाएगा, तो इस बेसिस पे काम किया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करते हैं। LDH लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज, जो LDH हमारा एंजाइम है उसका आइसो एंजाइम LDH2, LDH3, LDH4, LDH5 होता है। ये मैं क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में समझाऊंगी। तो देखिए LDH5 जो है वो उसका मोबिलिटी जो है सबसे कम है, उस सबसे पीछे रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये सबसे आगे जाएगा LDH1, क्योंकि LDH1 का एबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो और इस एंजाइम का मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन में इलेक्ट्रिक जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पाए जाते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक काम किया जाता है। तो इस तरह से मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश की। अगर आपको नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में। अब दूसरा हमारा स्लैब इलेक्ट्रोफोरेसिस टाइप्स में, तो ये क्या है, इट इज़ अ सेपरेट लार्ज बायोमोलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर साइज। वहाँ पे मोबिलिटी के बेसिस पे अलग किया जा रहा था, और यहाँ पे साइज देखा जाएगा कि कोई बड़ा है या फिर छोटा है, छोटे वाला जल्दी चला जाएगा और बड़ा वाला बाद में जाएगा। नेक्स्ट आपको ये समझ में आएगा कि स्लैब कैपिलरी में मोबिलिटी के बेसिस पे और इसमें साइज के बेसिस पे। अब अगर आपके सिलेबस को देखा जाए तो बोला कि इलेक्ट्रोफोरेसिस को नॉर्मल कंडीशन में कब यूज करते हैं और एबनॉर्मल कंडीशन में कब यूज करते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन डैट मीन्स इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग प्रोटीन में पढ़ रहे हैं, तो प्रोटीन में कहाँ पे ऐसा है जो कि कंडीशन को जानने के लिए यूज़ किया जाता है, नॉर्मली कंडीशन को। तो देखिए आपको ये क्या बोलना चाहता है, सबसे पहले आप चाहे तो लिख सकते हैं टोटल प्रोटीन का वैल्यू, क्योंकि आपको हमें यूनिवर्सिटी के लिए भी नोट्स देना रहता है, तो आप इस तरह से पहले मेंशन कर दीजिएगा जो कि इतना होता है। अदर प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और नॉर्मल जो भी है वो पाया जाता है। तो सबसे पहले नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहाँ यूज़ किया जाता है, हीमोग्लोबिन ए को पता करने के लिए। जैसे आपको पता है एडल्ट में हीमोग्लोबिन ए पाया जाता है और फीटस में हीमोग्लोबिन HbF पाया जाता है, इतना तो आपको पता होगा, नहीं भी पता तो जान लीजिए। तो हीमोग्लोबिन ए और एडल्ट में ए पाया जा रहा है और फीटस में ए पाया जा रहा है, कैसे इंसान को पता चला, ऐसा तो नहीं है देख के पता चल गया। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही इस्तेमाल किया गया, तब वो मतलब वही सेपरेट करके बताया कि इसमें जो है अल्फा, जो इसमें बॉन्ड पाए जाते हैं alpha-2 और beta-2 पॉलीपेप्टाइड चैन पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो जान लीजिए। तो इसके बेसिस पे अलग हुआ, जो कि हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबुलिन जो कि प्रोटीन पार्ट है, प्लाज्मा प्रोटीन में ग्लोबुलिन हम लोग पढ़े थे ना, तो वो ग्लोबुलिन जो क्या है वो एक तरह का प्रोटीन है। तो उसी क्योंकि वो प्रोटीन है तो हीमोग्लोबिन को वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में रखकर अलग किया गया, क्योंकि प्रोटीन के अणुओं में चार्ज होते हैं प्लस और माइनस, तो उसी तरह से इसको अलग किया गया। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ हेल्दी एडल्ट, ये हेल्दी एडल्ट में पाया जाता है।
तो यहाँ पे आप जानिए कि ये नॉर्मल चीज़ था कि बस आपको ये पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन ए पाया जाता है एडल्ट में। तो कैसे पता चला? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करके। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन समझाऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा। फिर है हीमोग्लोबिन एफ, ये जो है ये पाया जाता है हमारे अनबॉर्न बेबी जो कि अंदर माँ के पेट में रहते हैं, और या फिर न्यू बॉर्न। फिर ये जो है रिप्लेस्ड हो जाता है हीमोग्लोबिन ए से बर्थ हो जाता है। अरे नॉर्मल कंडीशन, ऐसा कुछ नहीं, ये होता है। ये ऐसा इसलिए होता है, इसमें जो है अल्फा 2 और गामा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं, और इसका जो है ऑक्सीजन कैरी करने का ज़्यादा एफिनिटी पाया जाता है। तो ये कंडीशन कैसे पता चला कि हीमोग्लोबिन ए पाया जाता है फीटस में? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से ही पता चला है। अब एबनॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको मैं समझाती हूँ। एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्लूड, मतलब कि हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल भी हो जाता है। अगर आप सिकल सेल एनीमिया पढ़े होंगे तो उसमें हीमोग्लोबिन का साइज जो है सिकल टाइप्स हो जाता है, तो वो भी इलेक्ट्रोफोरेसिस से ही पता चला। किसी का ब्लड देके आप ऐसा तो नहीं बताइएगा, कुछ टेक्निक यूज किया गया, तो इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक यूज करके पता किया गया। दिस टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन फाउंड इन सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज में हमारा जो हीमोग्लोबिन का शेप है वो सिकल टाइप्स हो जाता है। तो अब उसके बारे में बता रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया जो है इनहेरिटेड, यानी पेरेंट्स से ही मिलता है। द काउज ऑफ बॉडी मेल्स स्टीफ सिकल सेप्ट आरबीसी। आरबीसी का जो आकार है वो सिकल सेप्ट हो जाता है। तो ये कैसे पता चला? एबनॉर्मल डिजीज कंडीशन में भी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज करके, और बताया गया कि उनका आरबीसी का आकार जो सिकल सेप का हो गया, तो वो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस से ही हमें पता चला। अगर वो नहीं रहता तो हम नहीं बता सकते कि उसे सिकल सेल एनीमिया है। फिर हीमोग्लोबिन सी, ये भी जो है हीमोग्लोबिन का आकार जो है, मतलब इसमें ये भी एबनॉर्मल कंडीशन है। दिस टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन डेट नॉट कैरी। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन को कैरी करना, लेकिन इस हीमोग्लोबिन सी अगर किसी में हो जाता है तो वो अच्छे से O2 नहीं कैरी कर पाता है। इट कैन कॉज माइल्ड फॉर्म ऑफ एनीमिया। अगर ऐसा कंडीशन किसी में हो गया है तो एनीमिया कॉज कर सकता है। और यहाँ भी यही समझने वाली बात है कि ये भी एबनॉर्मल कंडीशन है। कैसे पता चला? इलेक्ट्रोफोरेसिस के यूज़ करके, टेक्निक के यूज़ करके पता चला कि उसका हीमोग्लोबिन जो है वो रहना चाहिए था एडल्ट में ए टाइप का, लेकिन अब नहीं रहा और वो सी में बदल गया। फिर है हीमोग्लोबिन ई, ये भी एबनॉर्मल कंडीशन है। दिस टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन मोस्टली फाउंड इन साउथ एशिया के लोगों में पाया जाता है। पीपल विद हीमोग्लोबिन ई, जिनका हीमोग्लोबिन ई पाया जाता है, नॉर्मली हीमोग्लोबिन ए अच्छा होना चाहिए, और फिटस में हीमोग्लोबिन बी, जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करके पता चला। लेकिन एबनॉर्मल में इसमें जो है पीपल विद हीमोग्लोबिन यूजली नो सिम्टम्स और माइल्ड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। इन जिनमें हीमोग्लोबिन ई पाया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम पता किए, उनमें माइल्ड एनीमिया पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन अच्छे से कैरी नहीं करता है इस तरह का हीमोग्लोबिन। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं था, और जिस तरह से मैं बताई उस तरह से आप नोट्स बना लीजिएगा, उस तरह से यूनिवर्सिटी में आप लिख सकते हैं। बस कि कैसे ये काम किया, नेगेटिव पॉजिटिव। और हम लोग प्रोटीन में पढ़ रहे थे, तो हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन ये प्रोटीनियस पार्ट से मिलकर बना होता है। तो ये इसका यूज किया गया कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन का पता करने के लिए, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का पता करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज हमारा प्रोटीन खत्म होता है, नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी है, जो कि नेक्स्ट वीडियो उसी पे डलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।